हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंकज सर पैटर्निटी लीव पर हैं। वो हाल ही में पिता बने हैं, इसलिए कुछ दिनों तक वो डेली करंट अफेयर की क्लासेस को नहीं ले पाएंगे। हमारे डेली करंट अफेयर की क्लासेस कंटिन्यू रहें और यहाँ पर एक भी ब्रेक ना आए, इसलिए फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर की क्लासेस को मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं 17 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, शारदा हॉफमैन जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, वो क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लासिकल डांस। शारदा हॉफमैन जी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक क्लासिकल डांसर थी, वो भरतनाट्यम डांस करती थी। शारदा हॉफमैन चेन्नई, तमिलनाडु से आती हैं। वो भरतनाट्यम डांसर के साथ साथ डांस टीचर भी थी। उनको 1996 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2001 में उनको रुक्मणी देवी मेडल फॉर एक्सीलेंस इन द आर्ट्स दिया गया था। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया शारदा हॉफमैन के बारे में, जो कि एक भरतनाट्यम डांसर थी। इससे पहले फ्रेंड्स, हमने करंट अफेयर में देखा था हाल ही में डी डी लपांग जी जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे मेघालय के 4 बार सीएम रह चुके हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। चर्चित मांकी मुंडा प्रणाली किस जनजाति द्वारा प्रचालित की जाती है? मांकी मुंडा सिस्टम जो है वो हो जनजाति द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जनजाति। हो जनजाति हमको झारखंड में देखने को मिलती है। मांकी मुंडा सिस्टम बेसिकली हो जनजाति का पारंपरिक गवर्नेंस सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर झारखंड गवर्नमेंट ने कुछ इंटरफेरेंस किया है, जिसके बाद हो ट्राइब इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। तो आइए समझते हैं मांकी मुंडा सिस्टम आखिरकार होता क्या है। ये बेसिकली हो जनजाति का सेल्फ गवर्नेंस मॉडल है, जिसमें हो जनजाति अपनी कम्युनिटी के जो विवाद होते हैं उनको सॉल्व करती है। बेसिकली मुंडा किसको कहा जाता है? तो हर विलेज का जो हेड होता है उसे मुंडा कहा जाता है। मुंडा विलेज के अंदर हुए सामाजिक विवादों को सॉल्व करता है। मांकी यहाँ पर जब 8-10 विलेजों का एक समूह होता है, उसका जो हेड बनता है उसको मांकी कहा जाता है, बेसिकली मुखिया। जब मुंडा के फैसले में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो मांकी फैसला सुनाता है, मांकी विलेजेस के बीच में हुए विवादों को भी सॉल्व करता है। तो इस तरह से मांकी मुंडा सिस्टम हो जनजाति प्रैक्टिस करती है। ये उनका एक सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है। अंग्रेजों के समय हो और कोल जनजाति ने विद्रोह किया था। उस समय अंग्रेज ये नहीं समझ पाए थे कि जनजातियों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बाद में 1833 में कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने इस सिस्टम को कॉडिफाई किया और बाद में अंग्रेज सरकार ने मुंडा और मुंकी को ट्राइब और सरकार के बीच में एक इंटरमीडिएटरी के रूप में यूज़ किया। इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं कि भारत में इस सिस्टम को कंटिन्यू रखा जाता है, मगर फ्रेंड्स इस सिस्टम को अभी तक कस्टमरी लॉ की मान्यता नहीं मिली है। इसको अभी तक कानून का दर्जा नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं हो ट्राइब की। तो फ्रेंड्स, ये झारखंड में संताल, कुरुक और मुंडास के बाद चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति के 80% लोग खेती में काम करते हैं। इसकी लोकेशन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में भी है। लैंग्वेज इनकी हो भाषा है। गवर्नेंस सिस्टम की हमने बात करी, हैं मांकी मुंडा सिस्टम। फेस्टिवल्स यानी पर्व की बात करें, माघ पर्व, भा पर्व, सोराई और सोम नाम पर्व, ये इनके फेस्टिवल्स हैं। तो यहाँ पर हमने मंकी मुंडा सिस्टम को समझा, जो कि हो जनजाति का सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं ऑफर ऑफ द डे की। फ्रेंड्स, आज के ऑफर ऑफ द डे में आपको कैलकुलेशन बूस्टर कोर्स देखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स मैथ के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर लेते हैं, मगर कैलकुलेशन में वीक रह जाते हैं, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट टाइम उनका एग्ज़ाम में बेसिकली वेस्ट हो जाता है और वो क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए कैलकुलेशन बूस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। यहाँ पर किस तरह से आप स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपना क्रूशल टाइम बचा सकते हैं, उसकी टेक्निक्स बताई गई हैं। तो इस कोर्स को एक बार जरूर चेकआउट करें। कैलकुलेशन बूस्टर कोर्स ओनली 24 रुपीज़ में आज के लिए आप सभी को अवेलेबल है ऑफर ऑफ द डे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर बी, 16 सितंबर। इसे ऑफिशियली इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। सन 2000 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे घोषित किया था। इस दिवस को ओजोन लेयर को बचाने के लिए बनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। यहाँ पर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उसके बारे में जानने की है वो ये है कि अब तक जितने भी इन्वायरमेंट को लेकर संबंधित प्रोटोकॉल बने हैं, ट्रीटी बनी है, उनमें से सबसे सक्सेसफुल कोई ट्रीटी रही है तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है
ओजोन लेयर को ख़त्म करने वाले सब्सटेंसेस का इस्तेमाल बंद करके ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना इसका उद्देश्य था। ऑफिशियल नेम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। इसको कब साइन किया गया था? तो 16 सितंबर 1987 में इसको साइन किया गया था और ये इफेक्ट में आती है 1 जनवरी 1989 में। 198 देशों द्वारा इसको रेक्टिफाई किया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ओजोन लेयर दूसरी लेयर में आती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। ओजोन लेयर एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है। O3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये अर्थ की सरफेस से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ओजोन लेयर का मेन काम होता है कि सूरज से जो आ रही यूवी रेज होती हैं उसको एब्जॉर्ब करना, खासकर हार्मफुल यूवी रेज जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना। यूवी रेज एक तरह की हार्मफुल रेज हैं जिसके कारण स्किन कैंसर, कैटरैक्ट जैसी बीमारी हो सकती है। इसी के साथ यूवी रेज जो होती हैं वो हमारी फसल, क्रॉप्स और एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है यूवी रेज को रोककर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन यानी कि उसका पतला होना 1970s 1980s में शुरू हो गया था। इसके बाद इसको बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। WMO की नई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओजोन होल पिछले कुछ सालों में छोटा हुआ है। मगर फ्रेंड्स, समय के अनुसार और पोल्यूशन के अनुसार यहाँ पर जो ओजोन होल का डिप्लीशन है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पर हमने बात करी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन लेयर के बारे में। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसका आयोजन हमको सिंगापुर में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया डी, सिंगापुर। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 एक मल्टीलेटरल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है। 2025 में इसका आयोजन 15 से लेकर 29 सितंबर तक सिंगापुर में किया जाएगा। ये एक्सरसाइज का नवा संस्करण होगा। इसमें लगभग 40 देश हिस्सा लेने वाले हैं। भारत इस एक्सरसाइज के लिए INS निस्तार को भेजेगा। ये एक्सरसाइज हमको 2 फेजेस में देखने को मिलेगी, हार्बर और सी फेज। हार्बर फेज में इसके अंदर सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम पर चर्चा और डिस्कशन की जाएगी। सी फेज में रेस्क्यू एक्सरसाइज और एवैक्यूएशन एक्सरसाइज की जाएंगी। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच जो है वो हर 2-3 साल में आयोजित की जाती है। इस एक्सरसाइज को वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोडियम के साथ अलग अलग देश होस्ट करते हैं। इसकी शुरुआत 2000 में सिंगापुर में ही हुई थी। अब बात करते हैं वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोडियम की। तो फ्रेंड्स, पैसिफिक देशों का ये एक इंटरनेशनल फोरम है। इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक देशों की नेवी के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर सहयोग को बढ़ाना। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। फिलहाल इसके अंदर 25 मेंबर हैं और 5 ऑब्जर्वर देश हैं। इंडिया इसमें एक ऑब्जर्वर देश है, मेंबर नहीं है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। मणिपुर हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस M सुंदर को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बी, जस्टिस M सुंदर। जस्टिस M सुंदर को मणिपुर हाईकोर्ट का 10वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उन्होंने जस्टिस केम्पैया सोमशेखर को रिप्लेस किया है जो कि अब रिटायर हो गए हैं। जस्टिस M सुंदर के बारे में अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ये चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं। इससे पहले वो मद्रास हाई कोर्ट के जज थे। इंडिया में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 के तहत किया जाता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। भारत के चीफ जस्टिस और स्टेट के गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। यदि चीफ जस्टिस के अलावा दूसरे जजों का अपॉइंटमेंट करना हो तो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट के गवर्नर के साथ साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी कंसल्टेशन लिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है हाई कोर्ट में जो दूसरे जज होते हैं उनकी नियुक्ति की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6th क्वेश्चन। FIDE ग्रैंड स्विस जीतकर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर R वैशाली ने FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट जीत लिया है और अब वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो राइट आंसर C, R वैशाली। ये टूर्नामेंट का आयोजन 3 से 5 सितंबर तक समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। इसमें पुरुष और महिला दोनों के अलग अलग कंपटीशन कराए गए थे। वुमेंस कैटेगरी में भारत की R वैशाली ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करी, जिसके बाद R वैशाली अब कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। मेंस कैटेगरी में अनीश गिरी जो कि नीदरलैंड्स के हैं, उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट है जिसको मेंस और वुमेंस कैटेगरी दोनों में ऑर्गेनाइज किया जाता है।
इसकी पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 खिलाड़ी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है वो 2019 में की गई थी मेंस कैटेगरी में, और 2021 में वुमेंस कैटेगरी में इसकी शुरुआत की गई। इसका ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की, तो ये भी एक चेस टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट इसलिए स्पेशल है क्योंकि जो भी खिलाड़ी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतता है वो आगे जाकर चैलेंजर बन जाता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए। लास्ट ईयर हमने देखा था कि इंडिया के डी गुकेश ने ये टूर्नामेंट जीता था, जिसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जीती थी। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात करें तो फ्रेंड्स ये पुरुषों में 1950 से चल रही है और महिलाओं के लिए 1952 से चल रही है। करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन की बात करें तो पुरुषों में डी गुकेश इंडिया की तरफ से वर्ल्ड चेस चैंपियन है, और महिलाओं में हम देखते हैं चाइना की जू वेंजुएन वर्ल्ड चेस चैंपियन है। चेस की जो गवर्निंग बॉडी है वो है FID, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। जितने भी चेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको ये कंडक्ट कराती है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लॉसने स्विट्जरलैंड में है। फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं आर्केडी कोर्कोविच। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। अनमु करनाल योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये योजना तमिलनाडु ने शुरू की है, तो राइट आंसर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के CM MK स्टैलिन द्वारा अनमु करनाल स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य अनाथ बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है। अनमु करनाल का मतलब होता है हैंड्स ऑफ लव, यानी कि हाथों में करुणा। फ्रेंड्स, ये स्कीम अनाथ बच्चों को प्रति माह 2,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। इसके पहले फेज़ में लगभग 6,082 बच्चों को शामिल किया जाएगा, और ये जो सहायता है वो बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। इस स्कीम के तहत ऐसे अनाथ बच्चे जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है उनको लैपटॉप्स भी बांटे जाएंगे। इस स्कीम के तहत अनाथ बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट भी दिया जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी राजधानी है चेन्नई। गवर्नर फिलहाल है यहाँ पर RN रवि। यहाँ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन, जो कि DMK पार्टी से आते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीट्स हैं। यहाँ पर राज्यसभा की 18 सीट हैं और लोकसभा की 39 सीट्स हैं। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? 2025 में दिलीप ट्रॉफी का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है। राइट आंसर सी सेंट्रल जोन। दिलीप ट्रॉफी 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 15 सितंबर तक किया गया। इसमें सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर दिलीप ट्रॉफी अपने नाम की। यह सेंट्रल जोन का 7वां टाइटल है। इस टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सारांश जैन, जो कि सेंट्रल जोन से आते हैं। सबसे ज़्यादा रन्स रजत पाटीदार ने स्कोर किए 382, ये भी सेंट्रल जोन से आते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लिए सारांश जैन ने 16 विकेट, और वो भी सेंट्रल जोन से आते हैं। दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो ये भारत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसे भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इसमें हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग जियोग्राफिकल जोन की टीम कम्पीट करती हैं। इसका पहला एडिशन 1961-62 में देखा गया था, और लेटेस्ट एडिशन इसका अभी हमारे सामने आया 24-25 में। करंट चैंपियन रहेगा सेंट्रल जोन, मगर सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को वेस्टर्न जोन ने जीता है 19 बार। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर बी नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके गवर्नमेंट सर्विसेज को बेहतर करना है। ये इनिशिएटिव विकसित भारत 2047 के गोल्स को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इसे नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब के अंतर्गत शुरू किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ होती क्या हैं। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है ऐसी उभरती टेक्नोलॉजीज़ जो तेज़ी से इकोनॉमी और सोसाइटी को बदल रही हैं, जैसे कि AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजीज़। आइए अब समझते हैं कि फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव में क्या क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 50 जिलों को चुना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रायोरिटी एरियाज़ जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड्स, इनको सेलेक्ट किया जाएगा, और इन फील्ड्स में, इन एरियाज़ में ट्रेनिंग दी जाएगी और टेक्नोलॉजी को सिखाया जाएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के उपयोग की ट्रेनिंग देने वाला है। और लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्यूशन और डेवलपमेंट की बात की जाएगी। स्टार्टअप और इंडस्ट्री मिलकर कैसे प्रायोरिटी एरियाज़ की जो समस्याएं हैं उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो ये 4 चरण है इस पूरी टेक्नोलॉजी के। चलिए अब नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। इससे पहले प्लानिंग कमीशन होता था, जिसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन हैं यहाँ पर सुमन बैरी। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम।
ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। रबी अभियान 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। राइट आंसर सी, न्यू दिल्ली। रबी अभियान 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन 5 से 16 सितंबर तक न्यू दिल्ली में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भारत के रबी सीजन के लिए स्ट्रेटेजी पर चर्चा करना। ये कॉन्फ्रेंस विकसित कृषि संकल्प अभियान के सेकेंड फेज के तहत की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स और स्टेट के एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स पार्ट लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत में क्लाइमेट रिजिलियंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा। वाटर एफिशिएंट मेथड्स यानी कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे हो, ऐसे मेथड्स को प्रमोट किया जाएगा। अब बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। तो फ्रेंड्स, ये भारत सरकार का एक नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है भारत के एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना और एफिशिएंट बनाना। इसको 2 फेजेस में लॉन्च किया गया है। पहला फेज़ था इसका 29 मई से 12 जून तक, जब खरीफ फसलों के बारे में बात की गई थी। और अब इसका दूसरा फेज़ 3 अक्टूबर 2025 को लॉन्च होगा, जो रबी फसलों के बारे में बात करेगा। रबी और खरीफ फसलों की बात करें तो फ्रेंड्स, रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि सर्दी के सीज़न में लगाए जाते हैं, यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में। और फ्रेंड्स, गर्मी के सीज़न में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि अप्रैल जून के सीज़न में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। ये जो फसलें होती हैं वो रेनफॉल पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, इन्हें सिर्फ इरिगेशन की ज़रूरत होती है। मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर, ये कुछ मेजर रबी क्रॉप्स हैं। मुख्य स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान। खरीफ फसलों की बात करें तो फ्रेंड्स, ये क्रॉप्स रेनी सीजन यानी कि जून जुलाई के सीज़न में लगाए जाते हैं, और विंटर सीजन सितंबर से लेकर अक्टूबर के सीज़न में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। ये जो क्रॉप्स होते हैं ये रेन वाटर पर डिपेंड करते हैं। मेन क्रॉप्स की बात करें तो राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, ये इसके मेन क्रॉप्स होते हैं। प्रमुख राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने 17 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए 16 सितंबर के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, पर्यावरण मंत्रालय ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर था सी। सेकंड क्वेश्चन, भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोची, केरला में किया जाएगा। राइट आंसर बी। तीसरा क्वेश्चन, 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की अंतिम पदक तालिका में भारत की क्या रैंक रही? तो यहाँ पर भारत की तीसरी रैंक रही, थर्ड। राइट आंसर सी। फोर्थ क्वेश्चन, प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में एमी अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा पुरुष विजेता कौन बने हैं? 15 वर्ष की आयु में सबसे युवा विजेता बने हैं ओवेन कूपर, प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के। राइट आंसर बी, ओवेन कूपर। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित आईएनएस एंड्रोथ क्या है? आईएनएस एंड्रोथ इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है। राइट आंसर डी। सिक्स्थ क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? इसका आयोजन पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर ए। सेवेंथ क्वेश्चन, 2025 महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। राइट आंसर बी। एट्थ क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स अहमदाबाद के नरनपुर में स्थित है। राइट आंसर बी। नाइन्थ क्वेश्चन, इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ सेबी द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। राइट आंसर ए। 10th क्वेश्चन, महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के नए राज्यपाल अब आचार्य देवव्रत होने वाले हैं। राइट आंसर बी। तो यहाँ पर हमने 16 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर्स। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है वो हमने यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से लिया है। सेकंड क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मोजुली किस नदी में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्रा में स्थित है और असम स्टेट में ये हमको देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन,
स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जब भी किसी देश की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी कि उसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही होती है या फिर कम ग्रोथ हो रही होती है। और ऐसी सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती जाती है, तो हमारे पास जो परिस्थिति आती है उसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है ये, यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है? सेकंड क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर संहिता किससे संबंधित है? व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स कोड रिलेटेड टू? थर्ड क्वेश्चन, चोरी चोरा की घटना जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह से डेली करंट अफेयर की वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स कल फिर एक बार डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ। जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।